स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मेरा घर मेरा स्कूल में। और यहाँ पर आज हम देखेंगे क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन जो कि फिजिक्स से संबंधित होगा। और यहाँ पर फिजिक्स का चैप्टर नंबर 7 प्रत्यावर्ती धारा जो होगा इसी से संबंधित जो बोर्ड ने क्वेश्चन दिए हैं, इन्हीं क्वेश्चन का सोल्यूशन आज के इस वीडियो में हम देखेंगे। तो आइए और स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, एक पूर्ण चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का जो औसत मान होता है वो कितना होता है। तो देखिए धारा का जो पूर्ण प्रत्यावर्ती चक्र होता है उसमें औसत मान जो होता है वो 0 होता है। ऑप्शन 4 यहाँ पर जो होगा इसके लिए राइट उत्तर होगा, क्योंकि धारा जो होती है पूर्ण चक्र के रूप में होती है तो 0 से अधिकतम, अधिकतम से 0। तो जहाँ एक पूर्ण चक्र होता है वहां पर धारा का औसत मान जो होगा वो 0 होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल का शिखर मान V0 तथा वर्ग माध्य मूल मान VRS में इसमें क्या संबंध है। तो देखिए यहाँ पर हम देखते हैं कि जो VRMS जो होता है जिसे हम प्रत्यावर्ती वोल्टेज का आभासी मान भी कहते हैं, तो इनमें क्या संबंध होता है चलिए थोड़ा सा समझते हैं। तो देखिए हम VRMS या IRMS बराबर लिखते हैं 1/√2 V0, है ना। ये समीकरण जो है ये हम लिखते हैं VRMS बराबर 1/√2 V0। तो देखिए यहाँ पर इनमें जो संबंध होगा वो क्या होगा, तो यहाँ पर हम 1/√2 जो है इसमें √2 की जगह पर इसका मान रख देते हैं। तो VRMS बराबर 1 और √2 का जो मान होता है वो होता है 1.414, है ना। और V0 अब जब हमें एक में इस मान से भाग लगाएंगे 1.414 से, तो यहाँ पर इसका जो मान निकल के आएगा वो आएगा 0.707, है ना, V0। तो VRMS बराबर यहाँ पर जो मान हमारा निकल के आ जाता है वो आ जाता है जो कि हमें दे रखा है ऑप्शन सेकंड में। यहाँ पर ये हमारा उत्तर हो जाएगा। चलिए तो यहाँ पर जो सेकंड विकल्प होगा ये हमारा उत्तर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा का शिखर मान I0 तथा आभासी मान IRMS है, तो इनमें क्या संबंध है। तो देखिए यहाँ पर इनमें जो संबंध होगा तो क्या संबंध होता है, तो अभी जैसे हमने प्रत्यावर्ती वोल्टेज के लिए आभासी मान की जो समीकरण लिखी थी वैसी प्रकार से हम धारा के समीकरण लिख सकते हैं IRMS बराबर 1/√2 और I0, जहां पर I0 जो है ये धारा का शिखर मान है। तो यहाँ पर इनमें संबंध क्या होता है, तो देखिए हमारा विकल्प यदि ये होता तो हम इसे राइट टिक कर देते, परंतु यहाँ पर ये तो इसमें दे ही नहीं रखा है। तो देखिए इसी से रिलेटेड यहाँ पर I0 बराबर दे रखा है 1/√2 IRMS। तो देखिए √2 का यदि हम इसमें इंटू करते हैं तो ये I0 बराबर ऐसा जरूर हो सकता है I0 बराबर √2 और इंटू IRMS, ये हो सकता है। और ये हमें यहाँ पर इसमें दे नहीं रखा है ना। ये देखिए इसमें IRMS बराबर ये दिया तो ये भी गलत है और ये भी गलत है, और थर्ड जो है ये भी गलत है। तो यहाँ पर एक फोर्थ वाला विकल्प जो है जो कि यहाँ पर ऑप्शन है, यहाँ पर दिख नहीं रहा, तो वो विकल्प हमारा यही होगा I0 बराबर √2 इंटू IRMS, और यही हमारे लिए राइट उत्तर होगा। फोर्थ वाला जो ऑप्शन होगा ये, जो कि इसमें शो नहीं हो रहा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, एक संधारित्र अपने में से गुजर जाने देता है। तो एक संधारित्र जो होता है ये अपने में से क्या गुजर जाने देता है, तो ये अपने में से केवल ऐसी करंट को ही जाने देता है। तो यहाँ पर ऑप्शन सेकंड जो होगा ऐसी, केवल ऐसी को, DC को नहीं जाने देगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रत्यावर्ती परिपथ में वाटहीन धारा होती है यदि परिपथ में रिक्त स्थान है। तो देखिए वाटहीन धारा की आप यदि डेफिनेशन जानते हैं तो उसमें डेफिनेशन आती है कि जब केवल ऐसी जो परिपथ होता है जिसमें केवल शुद्ध प्रेरकत्व या शुद्ध धारिता हो, है ना। तो जिसमें केवल शुद्ध प्रेरकत्व हो या फिर शुद्ध धारिता हो, दोनों में से एक कोई से भी हो सकता है।
तो वहां पर परिपथ का जो प्रतिरोध होता है शून्य होता है और परिपथ में धारा प्रवाहित होती है, किंतु ऊर्जा का क्षय बिल्कुल भी नहीं होता है। और इसी परिपथ की इसी धारा को हम क्या कहते हैं, वाटहीन धारा। तो जिसमें केवल आर हो या केवल सी हो, तो यहाँ आर नहीं एल प्रेरकत्व है ना, आर तो प्रतिरोध हो जाएगा, तो यहाँ पर केवल एल हो प्रेरकत्व और केवल शुद्ध धारिता हो। तो ऑप्शन 4 जो होगा इसके लिए राइट होगा यहां पर, जिसमें केवल एल हो। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला यहां पर महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, प्रत्यावर्ती एमीटर का पार्ट जो है वो 2A है। 2A से मतलब यहां पर 2 एम्पियर है। तो परिपथ में धारा का जो शिखर मान होगा वो क्या होगा। तो देखिए धारा के शिखर मान की जो समीकरण हमने देखी थी, तो समीकरण को फिर से यहां पर मैं लिख रहा हूं, IRMS बराबर I0 इंटू √2 1/2 ठीक है। अब देखिए यहां पर जो एमीटर का पार्ट है वो कितना दे रखा है, यहां पर 2 एम्पियर। अब जो 2 एम्पियर मान है, तो 2 एम्पियर मान जो है वो किसका है, इस IRMS का है, आभासी मान का है। तो यहां पर IRMS जो है वो 2 एम्पियर है। चलिए यहां पर लिख रहा हूं मैं IRMS 2 एम्पियर, ठीक है। तो इसी समीकरण में हम शिखर मान को हमें ज्ञात करना है। तो शिखर मान के लिए हम क्या करेंगे कि शिखर मान के लिए हम यहाँ पर I0 और √2 इंटू IRMS कर सकते हैं। तो यहाँ पर I0 और √2 इंटू यहाँ पर हो जाएगा 2, क्योंकि IRMS का मान कितना है 2 एम्पियर। तो ये रख देंगे, तो ये रखेंगे, तो यहाँ पर जो शिखर मान धारा का निकल के आएगा वो कितना आ जाएगा 2√2 है ना। तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा इसमें। चलिए अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर ट्रांसफार्मर का क्या कार्य है। तो देखिए ट्रांसफार्मर जो होता है वो क्या करता है कि जो ऐसी वोल्टेज होता है प्रत्यावर्ती वोल्टेज, इसे ये परिवर्तित करता है। तो ऐसी वोल्टेज को परिवर्तित करने का काम करता है, ऐसी वोल्टेज परिवर्तन का ये कार्य करता है। अब एक बात आपको ध्यान रखना है कि ये डीसी पर कार्य नहीं करता है, ठीक है। ट्रांसफार्मर जो होता है डीसी पर डायरेक्ट करंट पर कार्य नहीं करता है। और एक प्रश्न और इसी से संबंधित आता है कि ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो ये अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर भी कार्य करता है। तो यहाँ पर ट्रांसफार्मर का कार्य हमारा एक लाइन में हमें एक शब्द एक वाक्य में उत्तर लिखना है कि ये प्रत्यावर्ती वोल्टेज को परिवर्तित करता है ना। ऐसी लिखा है मैंने, तो आप उसे प्रत्यावर्ती कर लेना यहाँ पर। चलिए अगला क्वेश्चन है, शुद्ध प्रेरकत्व में औसत शक्ति व्यय जो होता है वो कितना होता है। तो शुद्ध प्रेरकत्व में जो औसत शक्ति व्यय होता है तो वो होता है यहाँ पर 0। और जिसे हम हमारी जो समीकरण है औसत शक्ति समीकरण, चलिए मैं यहाँ लिख देता हूँ, P एवरेज बराबर IRMS इंटू VRMS और इंटू cos phi, ठीक है। इसी समीकरण से यहाँ पर हम लिख देते हैं। तो जो phi होता है ये क्या है, कलांतर को दर्शाता है। तो यहाँ पर शुद्ध प्रेरकत्व वाला जो परिपथ होता है उसमें क्या होता है कि वोल्टेज जो होता है वो धारा I से 90 डिग्री अग्रगामी होता है। तो यहाँ पर जो कलांतर होगा वो हो जाएगा 90 डिग्री का, ठीक है। तो यहाँ पर हम रख देंगे cos 90 डिग्री और ये IRMS इंटू VRMS, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखेंगे cos 90 जो होता है, cos 90 का मान क्या हो जाता है, तो इसका मान हो जाता है cos 90 का 0 हो जाता है। तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि IRMS और VRMS इंटू 0 करेंगे तो यहाँ पर औसत शक्ति व्यय हमारा क्या निकल के आ जाएगा, 0 हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, ओमेगा L और 1/ωc की इकाई होती है। बहुत अच्छा प्रश्न है। तो देखिए ओमेगा L जो होता है ये क्या होता है, तो ओमेगा L जो होता है ये होता है जहाँ पर प्रेरकत्व होता है XL। तो XL को हम लिखते हैं, XL को ओमेगा L भी लिखते हैं। और इसी प्रकार से जो होता है हमारा XC जिसे हम धारिता प्रतिघात कहते हैं, तो XC बराबर होता है 1/ωc। तो आपको यहाँ पर ओमेगा L जो प्रेरण प्रतिघात है या XC 1/ωc,
जो कि धारिता प्रतिघात है। तो इन दोनों की आपको यहाँ पर इकाई बताना है। तो देखिए इन दोनों की जो इकाई होती है ये क्या है, एक तरीके से यहाँ पर प्रतिघात है ना। तो इनकी जो दोनों की इकाई होगी धारिता प्रतिघात और प्रेरण प्रतिघात की, तो इनकी इकाई होती है ओम, क्योंकि ये दोनों की ही इकाई ओम होगी। ठीक है, तो यहाँ पर इनकी दोनों की इकाई ये होगी। अब ये आप चाहे एक्सएल की समझे, एक्ससी की समझे, या ओमेगा एल या 1/, ओमेगा सी की। ठीक है, तो इन दोनों की ही इकाई यहाँ पर ओम होगी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर स्टार्टर का उपयोग जो है ये चौक कुंडली के साथ करते हैं। तो यहाँ पर हमें सत्य असत्य के रूप में क्वेश्चन को बताना है। तो स्टार्टर का उपयोग जो है चौक कुंडली के साथ किया जाता है। तो यहाँ पर हमारा जो उत्तर होगा वो राइट हो जाएगा इसमें। ठीक है, ये सत्य होगा। फिर अगला क्वेश्चन है अनुनाद की स्थिति में प्रेरण प्रतिघात XL व धारिती प्रतिघात XC के मान बराबर होते हैं। तो देखिए अनुनाद की स्थिति होती है वहां पर जो XL होता है वो XC के बराबर हो जाता है ना। और उसी में हम क्या करते हैं कि ओमेगा L बराबर 1/, ओमेगा C भी रखते हैं। तो ये क्वेश्चन हमारा राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है दिष्ट धारा के लिए प्रेरण प्रतिघात XL जो होता है वो अनंत होता है। तो यहां पर जो उत्तर होगा ये गलत हो जाएगा। ठीक है, ये शून्य होगा। दिष्ट धारा के लिए प्रेरण प्रतिघात शून्य होता है। अगला क्वेश्चन है उच्चाई ट्रांसफार्मर का परिणमन अनुपात सदैव 1 से कम होता है। तो ये कथन जो होगा ये भी हमारा गलत होगा, क्योंकि उच्चाई ट्रांसफार्मर के लिए बात की गई है। तो इसमें जो इसका परिणमन अनुपात होता है वो कैसा होता है, 1 से अधिक होता है ना, 1 से अधिक होगा। चलिए अब यही अपचाई के लिए प्रश्न आता है। तो अपचाई का जो होता है 1 से कम होता है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर अगला क्वेश्चन है यहाँ पर ट्रांसफार्मर की क्रोड़ भंवर धाराओं के कारण होने वाले ऊर्जा हानि को कम करने के लिए पटलित बनाई जाती है। तो ये बिल्कुल राइट होगा, इसीलिए उसको पटलित बनाई जाती है भंवर धाराओं को कम करने के लिए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर सही जोड़ी का मिलान करना है। सही जोड़ी का मिलान जो है हम किस प्रकार से करेंगे, तो देखिए सही जोड़ी के लिए हम यहाँ पर जो प्रेरण प्रतिघात है, ठीक है, प्रेरण प्रतिघात धारिती प्रतिघात जिन्हें हम XL और XC से दर्शाते हैं और ओमेगा L और 1/, ओमेगा C से भी दर्शाते हैं। तो चलिए सही जोड़ी को किस प्रकार से मिलाएंगे, तो यहाँ पर प्रेरण प्रतिघात जो कि XL होता है और उसके बराबर ओमेगा L होता है, तो इसका मिलान इससे कर देंगे। फिर अगला होगा यहाँ पर हमारा धारिती प्रतिघात। तो देखिए धारिती प्रतिघात जो होता है इसका मिलान करेंगे हम D वाले से 1/2πfc। तो देखिए 2πfc जो है ये हमारा दूसरे का उत्तर है और ये हमारा पहले का उत्तर है। फिर इसी प्रकार से RL परिपथ की प्रतिबाधा, तो देखिए RL पूछा है तो जिसमें RL वाले में CO अनुपस्थित होगा। तो यहाँ पर इसके लिए जो हमारा उत्तर हो जाएगा RL के लिए वो हो जाएगा R² + XL। तो देखिए XL ये है, इसका मिलान इससे कर देंगे तो ये हमारे लिए हो जाएगा तीसरा। ठीक है, RC परिपथ की प्रतिबाधा, तो RC परिपथ की प्रतिबाधा के लिए हम यहाँ पर ले सकते हैं जो ये फोर्थ वाला है ना, फोर्थ वाले को हम E से मिला देंगे। और LCR परिपथ की प्रतिबाधा, तो LCR परिपथ की प्रतिबाधा के लिए ये हो जाएगा, तो इसे मिला देंगे हम 5 वाले से। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर सही जोड़ी जो रहेगी इसका मिलान कर देंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने की जो युक्ति होती है उसे हम क्या कहते हैं, तो देखिए वो युक्ति जो होती है वो कहलाती है ऐसी जनरेटर, प्रत्यावर्ती जनरेटर या जनरेटर भी कहते हैं इसको। ठीक है, तो ऑप्शन सेकंड जो होगा ये हमारा यहाँ पर उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है प्रतिघात का मात्रक होता है। देखिए प्रतिघात, प्रेरण प्रतिघात देखा आपने, इसी के साथ धारिता प्रतिघात का मात्रक देखा, वही ओम होता है। तो इसका मात्रक यहाँ पर प्रतिघात का मात्रक क्या हो जाएगा, ओम, क्योंकि प्रतिघात हम कहते हैं किसको है, तो देखिए प्रतिघात जो हम कहते हैं कि प्रत्यावर्ती धारा के मार्ग में प्रेरक कुंडली या फिर संधारित्र के द्वारा डाले गए अवरोध जो होता है उसी को हम क्या कहते हैं, प्रतिघात। तो अवरोध का मतलब वही रुकावट, और रुकावट के लिए आप प्रतिरोध का भी इस्तेमाल करते हैं। प्रतिरोध का मात्रक जो होता है वो भी क्या होता है, ओम होता है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर प्रतिघात का मात्रक भी आप ध्यान रखिएगा ओम ही होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है भारत
में घरों में दी जाने वाली जो विद्युत धारा की आवृत्ति होती है वो कितनी होती है? बहुत अच्छा प्रश्न है। तो भारत में घरों में दी जाने वाली जो विद्युत धारा होती है उसकी आवृत्ति होती है 50 हर्ट्ज, है ना। ऑप्शन सेकंड जो होगा इसके लिए सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। परिपथ की अनुनादी आवृत्ति, परिपथ की अनुनादी आवृत्ति जो होती है जिसे हम न्यू से प्रदर्शित करते हैं, और न्यू बराबर होता है 1/2 पाई रूट LC। तो ये परिपथ की अनुनादी आवृत्ति होती है, ठीक है। तो देखिए न्यू तो जरूरी नहीं कि उसमें लिखा हो, तो हमारे लिए ये चीज जो है ये हमें देख लेना है कि जहां पर लिख रखा है वही हमारा उत्तर है, और ये हमें दिया है फर्स्ट वाले विकल्प में ही, ठीक है, 1/2 पाई रूट LC। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ट्रांसफार्मर क्रोड को निम्न प्रभाव कम करने के लिए पटलित किया जाता है। तो हम जानते हैं कि ट्रांसफार्मर जो होता है उसके अंदर ताम्र हानि, फ्लक्स, क्षरण, शैथिल्य यानी भंवर धारा, सभी प्रकार की हानियां होती है। तो इसमें क्रोड को पटलित क्यों करते हैं? ये तो पटलित करने का जो कारण होता है वो होता है भंवर धाराओं के कारण, भंवर धाराओं के प्रभाव को कम करने के लिए। तो देखिए भंवर धाराएं जो होती है ना, वो उनके कारण ऊर्जा हास होता है, और वो ऊर्जा हास जो होता है ना वो लौह हास के नाम से भी जाना जाता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि ये भंवर धाराएं जो होती है इनके द्वारा जो ऊर्जा हास होता है उसी को हम लौह हास भी कहते हैं, और लौह हास या भंवर धारा को कम करने के लिए ही क्रोड को क्या किया जाता है? पटलित किया जाता है। तो ये हमें दोनों को थोड़ा सा इस प्रकार से ध्यान में रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, अनुनादी परिपथ के लिए जो शक्ति गुणांक होगा, तो अनुनादी परिपथ के लिए शक्ति गुणांक का मान कितना होगा? तो इसके लिए हो जाता है 1, ठीक है, शक्ति गुणांक का मान 1 होगा। फिर अगला क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर को रिक्त स्थान परिपथ में प्रयुक्त नहीं कर सकते। तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा डीसी परिपथ में से प्रयुक्त नहीं कर सकते हैं, क्योंकि डीसी परिपथ में से प्रयुक्त नहीं किया जाता, केवल एसी में किया जाता है। फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पर, प्रत्यावर्ती धारा मापने के जो उपकरण होते हैं वो धारा के कौन से प्रभाव पर आधारित होते हैं? तो ये आधारित होते हैं ऊष्मीय प्रभाव पर। ये हमें ध्यान रखना है कि ये प्रत्यावर्ती धारा को जो मापने वाले उपकरण होते हैं ये ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित होते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, एक शुद्ध धारिती परिपथ में धारा का विद्युत वाहक बल से 90 डिग्री आगे होती है ना, 90 अंश आगे होती है, या यहाँ पर लिख सकते हैं π/2 भी लिख सकते हैं, दोनों में से हम कुछ भी लिख दें दोनों ही उत्तर होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, डायनेमो का जो सिद्धांत है वो रिक्त स्थान पर आधारित है। देखिए एक तो ट्रांसफार्मर का सिद्धांत और एक डायनेमो का सिद्धांत है, दोनों अलग अलग हैं, तो दोनों को ध्यान रखिएगा। जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है वो कार्य करता है न्यूनतम प्रेरण के सिद्धांत पर, और डायनेमो जो होता है ये कार्य करता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर ये कार्य करता है। तो यहाँ पर आज के हमारे चैप्टर 7 से संबंधित जो फिजिक्स के क्वेश्चन बोर्ड ने दिए थे वो समाप्त होते हैं। और यदि अब इसी समय आप देख रहे हैं और आपने यदि बोर्ड के क्वेश्चन देखे हो तो यदि उसमें कुछ क्वेश्चन अपडेट हो गए तो आप बिल्कुल बेफिक्र रहिएगा, आपको नए क्वेश्चन जो भी ऐड हुए हैं उनका सोल्यूशन भी बहुत जल्द उपलब्ध हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और आपने हमें इतनी देर समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, और मिलते हैं जल्द ही एक और नए वीडियो के साथ।